Now I am starting from question number 12, chapter 1, NCERT solution chapter 1, ठीक है, from question number 12, ठीक है। 11 तक पिछली वीडियो में मैंने सोल्व कर दिए थे, अब 12 से आगे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें दो कॉपर स्पीयर्स हैं, ठीक है, उनका बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर और चार्ज गिवन है वो 6.5 10 की पावर -7, ये डिस्टेंस है, ये चार्ज है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये Q1 Q2 अपॉन R² ये आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट उसमें बोलता है कि चार्ज जो है डबल कर दिया हमने स्पेयर और डिस्टेंस उनका हाफ कर दिया, तो चार्ज डबल करने से फोर्स इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज करने से भी फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 2Q अपॉन R अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 जा 16, तो 16 टाइम हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 13 जो है वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इससे अलग है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास एक ये थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर है C, इसके पास चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू 0, अनचार्ज है ये, ठीक है। तो क्या किया है, पहले A को C के साथ टच कराया है, A को, यह है A टच्ड इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, ये थर्ड स्फीयर, हाँ, ठीक है। इसको C को A के साथ टच कराया है, तो जब दो बॉडी को हम कंडक्टर है उनको आपस में टच कराएंगे तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होगा, ठीक है। जैसे हम एक को बोल दिया कि पॉजिटिव एक 0 है, तो पॉजिटिव हाई हो गया, 0 लो पे हो गया, तो चार्ज ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक दोनों पे चार्ज सेम नहीं हो जाएगा। अगर दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा तो उनका दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, तो उसके बाद चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो अगर दो आइडेंटिकल हैं तो उनमें चार्ज जो हो जाएगा, चार्ज ऑन A एंड C आफ्टर टचिंग, जब इनको टचिंग कर देंगे या वायर से कनेक्ट कर देंगे, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा Q प्लस 0 अपॉन 2, ठीक है। दोनों को प्लस करके, दो चार्ज हैं, दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे। सपोज करो एक पे, इस पे 10 है, इस पे 16 है, इस पे 10 है, इस पे 6 है मान लो, तो दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे, तो 8 इक्वल हो जाएगा। जब तक इक्वल हो जाएगा उसके बाद चार्ज ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो ये हमारा आ जाएगा Q अपॉन 2। ये चार्ज किस पे आया है, A पे, और C पे चार्ज हमारा है Q अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है ये थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सेकंड। अब ये C के पास चार्ज ये Q/2 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि C को अब B के साथ टच कराना है। C पे कितना चार्ज है, अब Q अपॉन 2, A पे कितना चार्ज है, Q अपॉन 2, और B पे कितना चार्ज है, Q। अब B को और C को टच कराना है, C पे ये चार्ज है और B पे ये चार्ज है, तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन B एंड C आफ्टर टचिंग, तो ये आ जाएगा Q प्लस Q अपॉन 2। ये दोनों को चार्ज को प्लस कर दिया, एक का चार्ज था Q और एक का था Q अपॉन 2, दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3Q अपॉन 4। अब ये चार्ज किस पे आ जाएगा, C पे भी इतना ही चार्ज आ जाएगा और B पे भी इतना ही चार्ज आ जाएगा। अब दोबारा A और B को उतने ही डिस्टेंस पे प्लेस करा देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। देखो अब हमारी जो सिचुएशन बनेगी, अब सिचुएशन ये हो जाएगी, इस पे चार्ज कितना है, Q अपॉन 2, और इस पे चार्ज कितना है, 3Q अपॉन 4, इतना चार्ज हो जाएगा। डिस्टेंस वही R है, तो फोर्स कितना आ जाएगा, F डैश इज इक्वल टू K Q अपॉन 2 3Q अपॉन 4 अपॉन R²। तो 3 अपॉन 4 और ये 2 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 8, तो ये 3 अपॉन 8 K Q² अपॉन R², ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, ये F आ जाएगा। तो F डैश इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 इंटू F, 3 अपॉन 8 इंटू ये हमारा कितना आता है 1.5 10 की पावर
2। तो इसको सोल्व करके आएगा 0.57 10⁻²2 न्यूटन या 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो इसमें मेन बात यही समझने वाली है, पहले ए को सी के साथ टच कराया तो दोनों पे चार्ज हुआ Q/2। ठीक है, ए को हमने रख दिया यहाँ पे, फिर सी को बी के साथ टच कराया तो दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा 3Q/4। अब ये सिचुएशन बन जाएगी, डिस्टेंस उनके बीच का उतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में ये ऐसे दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसमें 3 पार्टिकल हैं, एक ये है ऐसे जाके ऐसे चला गया, दूसरा भी ये ऐसे चला गया और तीसरा ये ऐसे चला गया। ये हमारा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो इन तीनों पे चार्ज बताना है, साइन बताना है। तो ये दोनों पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए तो इन दोनों पे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, वाई तो वाई का दुश्मन है। ठीक है, और ये इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है तो इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक तो ये बताना, एक इसमें ये बताना है कि कौन से पार्टिकल के लिए E/m की वैल्यू मैक्सिमम होगी, चार्ज और मास की रेशो मैक्सिमम होगी। अब देखो ये डायरेक्शन सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन किधर को है, वाई एक्सिस की तरफ है। तो शुरू में स्टार्टिंग में वाई एक्सिस में तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जब यहाँ से ये चलेगा तो वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं है, तो वाई एक्सिस में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो डिफ्लेक्शन है इसका, ये हमारा वाई है डिफ्लेक्शन। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, S = ut + ½ at²। तो ये आ जाएगा डिफ्लेक्शन हमारा y = ये तो 0 आ जाएगा +½ a की वैल्यू आ जाएगी F/m × t²। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा इसमें, फोर्स F है। ठीक है, और m उसका मास है तो F/m ये एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो F की वैल्यू पुट कर देंगे QE, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा ½ QE/m × t²। तो E इसमें कांस्टेंट है, T इसमें कांस्टेंट, तो Q/m यानी कि y प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, Q/m। तो ये अगर y की वैल्यू लार्जर होगी तो Q/m की वैल्यू भी लार्जर होगी। तो ये हमारा ये आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y के हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा उसी के लिए Q/m चार्ज और मास की रेशो मैक्सिमम होगी। तो डिफ्लेक्शन फॉर थर्ड पार्टिकल इज मैक्सिमम, सो द रेशो Q/m इज मैक्सिमम फॉर पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल के लिए Q/m की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखेंगे उनको। अब सारा डायरेक्शन का खेल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 15 में क्या है देखते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, E वेक्टर = 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप। तो आई कैप हो, जे कैप हो, के कैप हो, माइनस हो, तो वो उसकी डायरेक्शन बताइए। अगर आई कैप है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो जाएगी डायरेक्शन, अगर माइनस में है ये तो वो फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। अगर जे कैप है तो वाई एक्सिस में हो जाएगी, माइनस जे है तो वो माइनस वाई में हो जाएगी एक्सिस। के कैप है तो जेड एक्सिस हो जाएगी, माइनस जे तो कहीं भी हो सकती है फील्ड की। वो आई जे के से हमें उसकी डायरेक्शन का पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर खाली ई है तो वो उसका मैग्नीट्यूड है, ई वेक्टर है, उसके साथ में एक यूनिट वेक्टर लगा हुआ है जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, एन कैप, आर कैप, तो उससे उसकी डायरेक्शन पता लगती है। तो ये इसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। एक हमारा ये ऐसे, ये हमारा है एक्स, वाई और जेड। तो एक स्क्वायर है वो वाई जेड प्लेन में है, स्क्वायर हमारा किधर है, वाई जेड प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन हमारा ये वाला होगा। अगर ऐसे हम बना देंगे तो ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स जेड प्लेन हो
तो वो ऐसे हो जाएगा, ये हमारा एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। अगर एक्स वाई प्लेन हो तो वो हमारा ऐसे हो जाएगा। किसी में भी पूछ सकता है, यहाँ पूछा है कि इसमें वाई जेड प्लेन में, तो जो इस पे जो एरिया वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आगे इसके लिए ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। इससे पता लगेगा ये एक्स एक्सिस की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो एरिया वेक्टर है वो भी हमारा इधर को होगा, ए वेक्टर ई वेक्टर, तो इनको तो सेम डायरेक्शन में होगी, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। तो दो मेथड से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, एक तो एंगल से भी कर सकते हैं, देखो थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई ए कोस थीटा, इससे निकाल लेंगे। तो इसकी साइड हमारी 10 सेंटीमीटर है यानी कि 0.1 मीटर, तो एरिया हमारा आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर 10 की -2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 3। अब यहाँ आई कैप पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम इसका लेंगे, डायरेक्शन की यहाँ जरूरत नहीं। ए की वैल्यू हो जाएगी 10 की -2 कोस 0, तो ये आ जाएगा 330 आ जाएगा। यूनिट ई की यूनिट न्यूटन पर कूलम, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब वैसे भी कर सकते हैं, ये डायरेक्शन किधर को है, ये डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस में है और ये भी एक्स एक्सिस में है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 10 की -2 आई कैप आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो इससे अगर वैसे हम निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप डॉट 10 की -2 आई कैप, तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 30 आई डॉट आई। तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इससे भी उतने आएगा 30 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका पूछा जाए, जैसे ये वाला है वाई एक्स वाई प्लेन का है, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर को होगा। ठीक है, ये मान लो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये वाई जे में हो जाएगा। अगर इसके लिए एरिया वेक्टर निकाल लें तो इसके लिए हमारा होगा 10 की -2 जे कैप। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आई डॉट जे हमारा 0 हो जाएगा, तो इसमें फ्लक्स 0 हो जाएगा। ऐसे ये वाला है, इसका जो हमारा एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर ऐसे ये की डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये सॉरी जेड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसके लिए, इस वाले के लिए हो जाएगा 10 की -2 के कैप, तो यहाँ आई डॉट के आ जाएगा, तो आई डॉट जे आई डॉट के दोनों 0 आ जाएंगे। अगर इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं तो इसके लिए एंगल हमारा देखो, ये एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसके लिए अगर ये बाहर की तरफ इधर होगा तो वो भी हमारा 90 आ जाएगा, तो दोनों फॉर्मूले से आंसर 0 आएगा। यहाँ cos 90 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें एक में ही मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, ई की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो ये डायग्राम बना लेना है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके बाद 16 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है हमारी, इसमें क्यूब है। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रू ए क्यूब ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेज आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स। इसके जो फेसेज हैं वो कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स के पैरेलल हैं, ऐसे ये। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बनाया था ऐसे हम बना सकते हैं, ये ऐसे ये बना देंगे हम। ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इसके जो फेसेज है वो उसके पैरेलल हैं, ये एक फेस इसके हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी ये एक्स वाई, ये जेड ले लो उसको, वाई और जेड, ये हमारी एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे की डायरेक्शन में है ऐसे, एक्स एक्सिस में। E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप। तो आई कैप से हमें क्या पता लगेगा, इसकी डायरेक्शन का पता लगेगा। आई कैप से मतलब इसकी डायरेक्शन इधर एक्स एक्सिस में है। तो ये वाला हमारा फिर यहाँ से ऐसे एंटर करेगा और यहाँ से ये फील्ड बाहर निकल, ये ई वेक्टर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। कैसे पता चला इसको, आई कैप से। अगर ये जे होता है यहाँ तो फिर ये इधर को हो जाती, ये जेड और ये वाई, फिर ये किधर को हो जाती, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को हो जाती, इस डायरेक्शन में वाई में। जेड में होता है ये के होता तो फिर ये ऐसे हो जाती है डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इसका एरिया सपोज करो ए है, एरिया इसका तो क्यूब है, तो सबका एरिया ए होगा, जितने भी है सरफेस हैं सबका एरिया क्यूब में सेम होता है। तो इस सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा, देखो ये वाला है,
ये ऐसे है मान लो, तो ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा इस डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर ये हमारा इधर हो जाएगा ए वेक्टर, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर इस साइड आए, हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड होता है सरफेस पे बाहर की तरफ, तो इस साइड एरिया किधर को हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया वेक्टर इस साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी, और बाकी सब के लिए एंगल हमारा 90 हो जाएगा। ये अगर इसका एरिया वेक्टर इधर को है, तो ये बाकी जो हमारे 4 सरफेसेज होंगे उनके लिए हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उनका फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 2 का हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम ले सकते हैं लेफ्ट, और इसको हम ले सकते हैं राइट, ठीक है। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस के लिए, ठीक है। तो फाई आर हम बोल देंगे इसको, फाई आर, तो ये हो जाएगा हमारा ई ए कोस 0, ई ए कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई ए हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस के लिए फाई एल लिख लेंगे इसको, ई ए कोस 180 हो जाएगा, ये ई ए कोस 180, कोस 180 की वैल्यू होते हैं -1, तो ये आ जाएगा माइनस ई ए। अब देखो जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, 2 का ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आता है। अगर हमें स्केलर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना हो तो हम उसका एल्जेब्रिक सम करते हैं, अगर वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना हो तो वेक्टर सम करते हैं। जैसे फोर्स के या इलेक्ट्रिक फील्ड के जो न्यूमेरिकल आए थे उनमें हमने डायरेक्शन मैटर किया था, ठीक है, और वो वेक्टर सम हमने किया था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ विद साइन ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा फाई आर प्लस फाई एल, ई ए माइनस ई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स एंटरिंग टू द क्यूब इज इक्वल टू द फ्लक्स लीविंग टू द क्यूब, जितना इसमें इधर एंटर कर रहा है उतना ही उधर से लीव कर रहा है, तो ये जो एंटर करेगा जितना वो पॉजिटिव होगा, जो लीव करेगा वो एक इनमें से सॉरी ये हमारा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, जितना एंटर किया है उतना ही लीव किया। अगर हमने किसी की जेब में 100 रुपीज डाल के 100 रुपीज निकाल लिए तो उसकी जेब में कितने हो गए टोटल, 0, तो जितना एंटर किया है उतना ही लीव किया है, तो ये उसमें 0 आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, फाई की वैल्यू गिवन है और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें फाई की वैल्यू गिवन है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको खुद ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू फाइंड करना है, तो फाई मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे 8.85 10 की पावर -12, यूनिट इसकी अपोजिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर देंगे। और इसमें क्या पूछा है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर 0 could you conclude that there were no charge inside the box, why or why not? If net flux through the surface of a box is 0, ठीक है, you can say that there is no charge inside the box। अगर किसी फ्लक्स उसका 0 है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, नो, ठीक है। ये अगर ये कोई हमारा क्यूब है, अगर इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और माइनस क्यू, चार्ज तो है ना प्लस क्यू और माइनस क्यू, लेकिन नेट चार्ज कितना है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब चार्ज 0 होगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए बॉक्स इज 0 देन देयर मे बी ए चार्ज इनसाइड द बॉक्स, उसके अंदर चार्ज हो सकते हैं। देयर आर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, इफ वी प्लेस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इनसाइड द बॉक्स देन नेट चार्ज इज 0 एंड नेट फ्लक्स इज
जीरो, तो उस कंडीशन में वो जीरो हो जाएगा। अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो भी जीरो होगा, अगर दो इक्वल ऑपोजिट चार्ज हैं तो भी उसका फ्लक्स जीरो होगा। 18 क्वेश्चन है ये हमारा, ये इसका एक ये साइड दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसे स्क्वायर, इसमें से फ्लक्स बताना है। तो इसका भी हम क्यूब कंप्लीट कर लेंगे, ये क्यूब बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा ये क्यूब हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इसका बताना है इतने में कितना फ्लक्स है। तो यहाँ पे चार्ज प्लेस है क्यू। अब इसके हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे, ऐसे भी 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 जाएंगी, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो वो हमें बताना है इतने होंगी, ठीक है। तो इसमें जितना इसका टोटल फ्लक्स होगा उसका 1/6 इसमें को पास होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेज, ठीक है। ये फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक का जो होगा वो टोटल का 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 क्यू की वैल्यू गिवन है, इसमें क्यू की वैल्यू गिवन है हमारी 10 माइक्रोकुलाम। तो 10 माइक्रोकुलाम, 10 मल्टीप्लाई 10 की -6 अपॉन 8.85 10 की पावर -12। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका फ्लक्स आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये हमारा ये सरफेस दे दिया है, ठीक है। इसकी साइड दे दी हमें 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये चार्ज दे दिया यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू 10 माइक्रोकुलाम। तो ये जो डिस्टेंस वगैरह दिए हुए हैं बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। तो किसी उसका जो फ्लक्स है वो उसके इन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा। इसके बाद है इसमें क्वेश्चन नंबर 19, इसमें चार्ज की वैल्यू गिवन है और ये दिया हुआ है कि क्यूब है, क्यूब के अंदर चार्ज है, तो इसमें भी डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स पूछा है क्यूब का, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी फाई की वैल्यू गिवन है और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर फाई की वैल्यू माइनस में होगी तो क्यू की वैल्यू भी माइनस में आ जाएगी। इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू फाइंड करना है, क्यू इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो पार्ट है, इफ रेडियस ऑफ द सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। ये 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है कि अगर हम उसका रेडियस डबल कर देंगे, पॉइंट चार्ज इतने पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसकी रेडियस है r, और रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल r, और चार्ज है यहाँ पे, चार्ज हमारा है चार्ज में फ्लक्स है -10 इंटू 10 की पावर 3। ये फाई की वैल्यू गिवन है, चार्ज पूछा है तो माइनस में है, तो चार्ज भी हमारा Q, ये फाई की वैल्यू तो Q इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज आ जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि अगर हम इसकी रेडियस को डबल कर दें, रेडियस को क्या कर दें, डबल कर दें, तो यहाँ से जो चार्ज था ये हमारा -Q चार्ज, तो ऐसे आएंगी लाइंस, इसमें ऐसे लाइंस आएंगी, ये हमारा -Q है तो ऐसे लाइंस आएंगी। अब ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। अब देखो जितनी नंबर ऑफ लाइंस इसमें को पास होंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस इसमें पास होंगी। या ऐसे देख लो, ये हमारे दो स्फीयर हैं, ये हो गया S1 और ये हो गया S2। तो चार्ज इनसाइड S1 इज -Q, चार्ज इनसाइड S1 इज -Q and also charge inside S2 is -Q. So electric flux through the both sphere is same. दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा सेम होगा। इसमें लिखना है भाई, ये लिख सकते हैं, तो इसका भी उतना ही होगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है 21 में, क्वेश्चन नंबर 21। E इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। E की वैल्यू की है ना, R की वैल्यू की है ना, Q की वैल्यू पूछी गई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 में सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें हमारा सिग्मा की वैल्यू गिवन है। सिग्मा इज इक्वल टू ये हमारा 80 माइक्रोकुलाम, 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करना पड़ेगा, 10 की -6 कुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो स्फीयर है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसका फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स के लिए फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इसमें क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी सिग्मा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये पैरेलल इनर फेस प्लेट्स है और सरफेस इतनी डेंसिटी इतने अच्छा, ये तो डेरिवेशन में मैंने कराया हुआ है, उसमें से करेंगे हम। ठीक है, इतना ही है, पहले इतना ही करेंगे। 23 करेंगे पहले। हाँ, तो इसमें 23 भी सिंपल है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए 23 में ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो न्यूमेरिकल के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। हमें लैम्डा फाइंड करना है, तो E इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 2 लैम्डा अपॉन R। तो ये R की मल्टीप्लाई हो जाएगी, E R अपॉन ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 इज इक्वल टू लैम्डा। तो E की और R की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी।